नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। भारत में सिर्फ दो ही पार्टी ऐसी है जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को ध्यान पर रख करके अपना कार्यक्रम, रणनीति, दिशा तय करती है। और इस दो पार्टी में एक पार्टी सत्ता में है, दूसरी पार्टी भी सत्ता में है और दोनों पार्टी के बीच में खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है। एक पार्टी भाजपा है जिसके की माता बोलिए उसको आप अगर तो आरएसएस है, जिसकी की आयु 100 साल हो चुकी है। दूसरी पार्टी जो वो भी सत्ता में है वो है सीपीआई माओवादी, और वह जो है उसकी सरकार आपको जनता सरकार है और यह भी सत्ता में लगभग 20-22 साल से रह रही है। दोनों के बीच में खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है। इस खूनी संघर्ष में हजारों लोगों की जाने गई है, हजारों लोग मारे गए हैं। चाहे वो भाजपा के तहत जो सरकार चल रही है उसके तहत लोग मारे गए हों, या फिर सीपीआई माओवादी के जो तहत जो जतना सरकार बनी है उसके तहत जो लोग मारे गए हैं। इन पूरी प्रक्रिया में जो बात करना था वो यह था कि दोनों ही पार्टी अपने लक्ष्य के प्रति बेहद ही ईमानदार है और पूरी कट्टरता, पूरी निडरता और पूरी बेबाकी से अपने कार्यक्रम को, अपने रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे के विपरीत धुरी पर खड़े हैं और दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने के लिए, विनष्ट करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। भाजपा जहां पर भारत की तमाम संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है माओवादियों को खत्म करने के लिए, माओवादियों की जनता सरकार को मिटा देने के लिए, तो वहीं पर माओवादी जो है, जनता सरकार जो है वो पूरी ताकत लगा रही है देश की जनता को गोलबंद करके इस सरकार को खाड़ फेंकने के लिए। इन दोनों सरकार के बीच में जो पार्टियां हैं वो पार्टियां पेंडुलम की तरह डोल रही है और कभी इधर कभी उधर की स्थिति है। लेकिन एकमात्र यही दो पार्टी है भारत में जो सच्ची पार्टी है और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से वफादारी से काम कर रही है। भाजपा देश को जहां पर सुदूर 5000 साल पीछे ले जाना चाहती है और चाहती है कि इस देश में तमाम लोग पत्ते पहने, अनपढ़ रहें, औरतों को आग में फ्राई किया जाए, बच्चे शूद्रों का जो मनुस्मृति आधारित संविधान है उसको पर थोपा जाए और बड़ी तादाद में लोग जो है गुलाम बनाए जाए। इस चीज के लिए भाजपा की पार्टी जो आरएसएस के द्वारा संचालित की जा रही है वह कर रही है भारत की तमाम सत्ताओं का इस्तेमाल करके, भारत के तहत निर्मित तमाम पुलिस सेना का इस्तेमाल करके इस काम को आगे बढ़ा रही है। वहीं सीपीआई माओवादी की जितना सरकार है वह भी जो है देश में एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहती है और वो चाहती है कि देश जो है आगे बढ़े, समाजवाद, साम्यवाद की दिशा में आगे बढ़े और तमाम लोगों को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय की पूर्णतः गारंटी मिले। तो ये दो अलग सोच है। एक लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश में जान गंवा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो लोगों को आजाद कराने की दिशा में अपनी जान गंवा रहे हैं। इन दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस जंग में तमाम तरीके की चीजें चल रही है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और है वो ये है कि यह जो अमित शाह की सरकार है न तो ये संविधान पर भरोसा करती है, ना ही इस न्याय पर भरोसा करती है, ना ही यहाँ के पुलिस व्यवस्था पर विश्वास करती है। उसी तरीके से सीपीआई माओवादी के साथ भी यही कहा जाता है, वह भी इस संविधान को नहीं मानती है, वह भी इस संविधान के तहत जो कानून है, न्याय है, उसका को किसी हद तक नहीं मानती है। उसका अपना संविधान है, उसका अपना जो है सेना है, तंत्र है। दोनों ही पार्टी भारत की सत्ता को, संविधान को नहीं मानती है। बस दोनों एक दूसरे का, इस न्यायिक व्यवस्था का हो, इस संविधान का हो, उसका इस्तेमाल अपने अपने
कार्य के लिए, अपने अपने नीतियों के लिए, दिशा के लिए निर्धारित करती है। फर्क इतना ही है कि भाजपा जहां पर देश को मनुस्मृति के तहत चलाने की वकालत करती है, वहीं सीपीआई माओवादी जो है देश को मार्क्स की महान कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के हिसाब से स्थापित करना चाहती है देश को। ये दो हैं। पिछले दिनों जिस तरह से अमित शाह ने घोषणा किया था और उसने अपने भाषण में बताया भी कि भारत में जो है नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिए उन्होंने जंग छेड़ा और 31 मार्च 1926 तक माओवाद को समाप्त करने की बात कहा। लेकिन अब वो ऑनेस्टली स्वीकार कर रहे हैं कि माओवाद को हम समाप्त नहीं कर सकते, भले ही 31 मार्च 26 हो या 31 मार्च 27 हो या 31 मार्च 2127 हो जाए, 2100 हो जाए। तो ये पूरी तंत्र है, पूरी चीज है, पूरी बहस है। इस बहस में जो दो चीज निकल के सामने आई है वो ये है कि दोनों ही पार्टी अपने अपने एजेंडे को दुनिया के सामने, देश के सामने, जनता के सामने साफ साफ तौर पर रख दिया है। अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि हम इस तरह लड़ेंगे, सेना पुलिस का इस तरह इस्तेमाल करेंगे, और माओवादियों ने भी स्पष्ट किया है कि वह देश के सेना, न्यायाधीश, न्याय व्यवस्था या संविधान का इस्तेमाल इस देश की जनता के हित के लिए करेगी। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों स्पष्ट कहा था अपने पिछले भाषण में कि वह पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों के लिए देश के चीज़ों को चलाना चाहती है और मनुस्मृति उसका कानून बनेगा, संविधान बनेगा, और उसी दिशा की ओर ये चल रहा है। और अडानी जैसे पूंजीपति कारपोरेट घरानों के लिए रेड कारपोरेट बिछाकर देश की जनता को पैमाल कर रहा है। उसी तरीके से सीपीआई माओवादी ने भी साफ साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि वह इस देश की जनता का, इस मेहनतकश, गरीब, दुखी लोगों का, इस देश के तमाम मजदूर किसानों का, इस देश के युवाओं का, इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के हित की बात करेगी और इसके हित के लिए उसे जो कुछ करना पड़ेगा वो करेगी। ये दो अलग अलग विचार हैं, ये दो अलग अलग सोच है। इस दोनों के बीच में खूनी जंग छिड़ा हुआ है और देखते हैं इस लड़ाई में कौन विजयी होता है। इस देश की जनता विजयी होती है या इस देश के भ्रष्ट, निकम्मी, धूर्त, मनुस्मृति आधारित देश बनाने वाले पूंजीपतियों के चाटुकार विजयी होती है। जो भी हो, चीजें काफी बहस की ओर जा रही है। लोग मारे जाएंगे या मरेंगे, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। दोनों को ही स्थापित करने में, चाहे मनुस्मृति भारत में स्थापित हो या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भारत में स्थापित हो, 30-32 करोड़ लोग मारे जाएंगे, चाहे जो मारे। युद्ध है, युद्ध का हमें हमेशा खून बहता है। आजादी का मूल्य खून से नापा जाता है। जितनी बड़ी आजादी उतना ही ज्यादा खून आपको बहाना पड़ेगा। आप दुनिया के इतिहास में देख लीजिए, स्पार्टाकस के विद्रोह से लेकर के पेरिस कम्यून, रूस में सोवियत संघ, चाइना, अपने विकास के लिए इन्होंने करोड़ों तादाद में अपने खून बहाए हैं। बहरहाल पिछले दिनों मैंने कई डिबेट में अपने वीडियो में बताया था आपको कि माओवादियों के किस तरह से स्टैंड चल रहे हैं और किस तरह से चीजों को देख पा रहे हैं अमित शाह के इस घोषणा को। अब अमित शाह का एक नया स्टेटमेंट आया है, जो उन्होंने एक छत्तीसगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग में रखा है, जहां पर कि पूर्व नक्सल, एंटी नक्सल और समर्पित नक्सल, ये लोग जुटे हुए थे और वो लोग जुट करके उनको तालियां बजा रहे थे। इस भाषण में जो दो महत्वपूर्ण चीज मुझे बतानी है वो ये बतानी है कि अमित शाह का जो ये भाषण था, ये अपलोड किया गया था यूट्यूब चैनल पर, और उस यूट्यूब चैनल में 53 मिनट का ये वीडियो इनका है। उसमें अमित शाह के जो सब्सक्राइबर हैं वो है 7,97,000, मतलब 8 लाख के लगभग इसका जो है सब्सक्राइबर है। लेकिन इतने बड़े सब्सक्राइबर में सिर्फ 5,200 लोगों ने इसको देखा है। तो इससे भी चलता है लोकप्रियता का पता कि अमित शाह की बातों पर इस देश की जनता कितना भरोसा करती है, कितना यकीन करती है।
इसके साथ ही इनके पूरे भाषण को जो 8 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं, इसमें मात्र 480 लोगों ने लाइक किया है। डिसलाइक कितने किया नहीं पता, लेकिन मात्र 57 लोगों ने इनके जो भाषण है इस पर अपना कमेंट व्यक्त किए हैं, मोदी मोदी टाइप का। तो देश के गृह मंत्री हैं ये, और इनके हर कार्यक्रम में करोड़ों अरबों खर्च होते हैं, मीडिया के प्रचार में भी अरबों खरबों खर्च करते हैं ये। लेकिन इसके बाद भी अगर इनके व्यूवर्स की संख्या अगर 5200 है, तो बहुत कुछ ये कहता है कि अमित शाह के भाषण पर देश की जनता कितना भरोसा करती है। वीडियो को डाला हुआ पूरे 1 दिन से ज्यादा हो चुका है। सब्सक्राइबर 8 लाख, व्यूअर 5000, इतने व्यूअर एक गृह मंत्री के भाषण पर अगर आता है तो ये डूब मरने वाली बात है। इतने व्यूअर्स तो हमारे ही चैनल पर कई बार वीडियो में चला आता है। बहरहाल जो भी है, इस मक्कार और धूर्त जो मनुस्मृति को भारत में स्थापित करना चाहता है, देश में समाजवाद, साम्यवाद और हर लोगों को रोजी रोटी, शिक्षा, अधिकार, न्याय की बात करने वाले माओवादियों को खत्म करना चाहते हैं। तो ये क्या नया जुमला फेंके हैं, क्या वो नई बात कर रहे हैं, ये पूरी बात पूरी गंभीरता से देश के लोगों को सुनना चाहिए। क्योंकि उनके चैनल पर कोई सुन नहीं रहा है, तो मैं अपने चैनल पर ही इसको अपलोड करता हूँ ताकि वो सुने और समझे। एक मक्कार, एक धूर्त, एक खूनी जब गृह मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो वो देश को किस तरह से झांसा देता है। पूरी वीडियो सुन लीजिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री विनय कुमार सिंह जी, निर्देशक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, और आज इस सभागार में नक्सलवाद के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा, चिंतन और कुछ समाज की दिशा तय करने के लिए एकत्रित आए हुए सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज 4 सेशन में नक्सलवाद की दोनों पहलू, सुरक्षा और विकास, इस पर चर्चा हुई। जैसे संचालिका महोदया ने बताया, ऐसे इसके पहले के सेशन में जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने नक्सलवाद की विभीषिका को अपने जीवन में भोगा है, सहन किया है, ऐसे लोगों से भी यहां परिचय कराया गया। आज यहां पर इस चर्चा का आयोजन मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत उचित समय पर इस चर्चा का आयोजन किया है। मैंने ही एक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सलवाद की हथियारी गतिविधियां समाप्त होने के साथ ही नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया। और जब तक भारत का समाज ये थियोरी का, ये नक्सलवाद के विचार का
वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। हम हथियारी नक्सलियों को सरेंडर कर या हमारे जवान उनसे मुकाबला कर उनको अरेस्ट कर आमना सामना होगा तो न्यूट्रलाइज कर समाप्त कर सकते हैं, मगर ये विचार के लिए हमें आगे बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और उस दृष्टि से मैं यहां पर जो चर्चाएं हुई हैं उसको समय उचित भी मानता हूं और बहुत जरूरी भी मानता हूं। नक्सलवाद पर चर्चा करने से पहले मैं 60 के दशक से अब तक हथियारी वामपंथी हिंसा में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है और जिन्होंने अपनों को गंवाया है, जिन्होंने शारीरिक इजाएं झेली हैं, वो सभी को विनम्रता पूर्वक उनके प्रति श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, मेरा समर्थन व्यक्त करना चाहता हूं। आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, भारतीय जनसंघ बना तब से भारतीय जनता पार्टी तक हमारी विचारधारा का एक प्रमुख अंग रहा है। एक प्रकार से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो हमने तय की, उसके मूल उद्देश्यों में 3 ही चीज बहुत प्रमुख थी। एक तो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, दूसरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और तीसरा भारतीय संस्कृति के सभी अंगों का पुनरुत्थान करना। ये 3 चीजों को लेकर हमने हमारी राजकीय यात्रा शुरू की थी। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है, मगर मैं देश की आंतरिक सुरक्षा पर जरूर बात करना चाहता हूं। 2014 में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आज लगातार तीसरी बार मोदी जी के ही नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अगर किसी भी समस्या पर पार्टियों के परफॉर्मेंस, सरकारों के परफॉर्मेंस, पार्टी की नीतियों के परफॉर्मेंस को स्टडी करना है तो तुलनात्मक अभ्यास के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं नक्सलवाद पर बाद में बोलूंगा, परंतु जब मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला तब इस देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट थे। एक जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, दूसरा नॉर्थ ईस्ट और तीसरा वामपंथी कॉरिडोर। ये तीनों महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा को छिन्न विछिन्न कर रखे थे और करीब करीब 5 दशक से 4 दशक से हजारों लोग ये तीनों जगह पे पनपी फैली अशांति के कारण अपनी जान गंवाए थे। संपत्ति का पारावार नुकसान हुआ था। देश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा
गरीबों के विकास के लिए जाने की जगह ये हॉटस्पॉट को संभालने में जाता था और सुरक्षा बलों की भी अपार जान हानि हुई थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही, भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही ये तीनों हॉटस्पॉट पर ध्यान केंद्रित किया गया और लंबे समय की स्पष्ट रणनीति के आधार पर काम हुआ। मैं आज उसका परिणाम आपको बताना चाहता हूं। उत्तर पूर्व में सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 4 से 14 के तुलना में 14 से 24 में 70% की कमी आई है। 70% की। और 4 से 14 की तुलना में 14 से 24 में नागरिकों की मृत्यु में 85% की कमी आई। 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते कर हाथ में देश के दुश्मनों ने सप्लाई किए हुए ऑटोमेटिक वेपन लेकर घूमने वाले 10,500 युवाओं को सरेंडर कराकर मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक प्रकार से पूरा उत्तर पूर्व जो अपने आप को कटा हुआ महसूस करता था, उत्तर पूर्व में जाते हैं तो ये उस वक्त पूछते थे कि भारत से कब आए हैं। आज उत्तर पूर्व ट्रेन से जुड़ा, रेलवे से जुड़ा, वाटरवेज से जुड़ा। भौतिक दूरी तो दूर हुई ही है, मगर दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में दिलों की दूरी भी दूर करने का काम ये सरकार ने किया। और एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते बहुत युवा अवस्था में सील की टीम का जब हम आव भगत करते थे तो उत्तर पूर्व की स्थिति मालूम पड़ती थी, मगर आज उत्तर पूर्व सरेंडर विद्रोहियों के बाद शांति के मार्ग पर आगे बढ़ा है, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा। उसी तरह से जम्मू कश्मीर 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद सुनियोजित तरीके से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, ये सारी चीजों का जनता का विश्वास अर्जित करने में सरकार ने बहुत आयोजन के साथ उपयोग किया और वहां के टेररिज्म के सामने, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के सामने एक सुनियोजित नीति के तहत काम किया गया। मैं परिणाम आपको बताना चाहता हूं। 2004 से 14 में जो 7,000 हिंसाएं होती थी, 7,300, इसकी जगह 1,800 हिंसक घटनाएं हुई हैं। सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 65% की और नागरिकों की मृत्यु में 77% की कमी दर्ज की गई। देश का कानून, हर कानून वहां आज अमल में है। जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी के बाद पहली बार पंचायत के चुनाव हुए। पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, और एक जमाने में 10,000 वोट से एमपी चुनकर आ जाते थे क्योंकि चुनाव का बहिष्कार होता था। वहां जिला पंचायत, तालुका पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में 99.8% मतदान हुआ।
2024 के चुनाव में भी आजादी के बाद सबसे ज्यादा, जब से कश्मीर की समस्या हुई 90 के दशक के बाद, तब से सबसे ज्यादा मतदान 2024 के चुनाव में जम्मू कश्मीर में हुआ। इसका मतलब है कि ये समस्या को हम धीरे धीरे सुलझाने के रास्ते पर बहुत मक्कम गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज का विषय है मित्रों, पशुपति से तिरुपति तक का उनका काल्पनिक रेड कॉरिडोर। मैं पहले एक वाक्य में बताना चाहता हूं, पशुपति से तिरुपति का नारा जब वो लगाते थे, तब देश भर में, हम तो बहुत युवा थे, चिंता की लहर दौड़ जाती थी। कितना बड़ा भूभाग अगर हथियारी नक्सलियों के कब्जे में रहता है तो देश का क्या होगा। मगर आज कोई पशुपति से तिरुपति का नारा लगाता है तो लोग हंसते हैं कि भाई बचे ही कहां हो तो आगे कर लोगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन ये 10 साल में आए हैं। मैं नक्सलवाद के लिए बहुत स्पीड से बात करना चाहूंगा। करीब करीब 70 के दशक की शुरुआत में इस विचार का और हथियारी विद्रोह की शुरुआत हुई। 71 में स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा 3620 घटनाएं हुई। 80 के दशक में पीपल्स वॉर ग्रुप ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार और केरल तक इसका विस्तार किया। 80 के दशक के बाद वामपंथी गुटों ने एक दूसरे में विलय की शुरुआत की और 2004 में प्रमुख सीपीआई माओवादी गुट का गठन हुआ और नक्सली हिंसा ने बहुत गंभीर स्वरूप ले लिया। ये पशुपति से तिरुपति का कॉरिडोर रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था। सरकारी रिकॉर्ड में उसको रेड कॉरिडोर के रूप में जाना गया है। जैसा मैंने पहले कहा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और केरल, इस सब जगह फैला हुआ था। देश के भूभाग का 70% हिस्सा ये रेड कॉरिडोर में समाहित होता था। लगभग 12 करोड़ की आबादी नक्सलवाद की हिंसा की परछाई में अपना जीवन जी रही थी। एक प्रकार से उस वक्त की आबादी का 10% हिस्सा नक्सलवाद के दंश झेलकर अपना जीवन बिता रहा था। और उसकी कंपैरिजन में दो जो और हॉटस्पॉट थे, कश्मीर 1% भूभाग आतंकवाद की चपेट में था और उत्तर पूर्व देश का 3.3% भूभाग उत्तर पूर्व की अशांति से ग्रस्त था। 1%, 3.3% और 17%। ये कितना विराट, कितनी बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के कंपैरिजन में थी, ये बताने के लिए मैं एक बात करता हूं। शायद कुछ बुद्धिजीवी लोगों को मेरी बात पॉलिटिकल लगेगी, मगर मैं तथ्यों के आधार पर कहना चाहता हूं, जब तक वामपंथी दल बंगाल में सत्ता पर नहीं आए, तब तक नक्सलवाद वहां पनपता रहा। जैसे ही उनको सत्ता में आने की सुगबुगाहट हुई, नक्सलवाद वहां समाप्त हो गया। ये बहुत
सूचक संयोग है जो हमें नक्सलवाद का कारण बताता है। मैं बाद में और भी इसकी मीमांसा करूंगा। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी सरकार ने संवाद, सुरक्षा और समन्वय तीनों पहलू पर काम करने की शुरुआत की। और आज नतीजा ये है कि मैं विश्वास के साथ इतने बड़े फोरम में कह सकता हूं, 31/3/26 को इस देश में से हथियारी नक्सलवाद समाप्त। जहां पहले स्क्रेटेड अप्रोच से काम होता था, कभी बातचीत कर देते थे, कभी विकास पर थ्रस्ट दिया जाता था, कभी सुरक्षा अभियानों में तेजी आ जाती थी, घटना आधारित रिस्पॉन्स होता था, एक कोई स्थायी नीति नहीं थी। एक प्रकार से कहूं तो सरकार के रिस्पॉन्स का स्टीयरिंग नक्सलवादियों के हाथ में था। 14 के बाद सरकार के अभियानों का, सरकार के कार्यक्रमों का, सरकार के आयोजन का स्टीयरिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। ये बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन के कारण ही ये परिणाम मिला। स्कैटर्ड अप्रोच की जगह यूनिफाइड और रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मुझे कोई संकोच नहीं है रूथलेस स्ट्रेटेजी पर शब्द प्रयोग करने में। हमारी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। और सबसे अच्छा ल्यूकरेटिव सरेंडर पॉलिसी विजय जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। सबका स्वागत है, हथियार छोड़ दीजिए। आए, आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। कोई कंफ्यूजन बगैर की नीति पहली बार भारत सरकार ने ली। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को हमने खुली छूट दी। इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन के लिए भारत सरकार और राज्यों के बीच में एक व्यवहारू सेतु बनाया गया। राज्यों और राज्यों के बीच में, पड़ोसी राज्यों के बीच में भी व्यवहारू सेतु बनाया गया। आर्म्स और एम्यूनेशन के सप्लाई पर नकेल कसी गई। 19 के बाद मैं कह सकता हूं कि लगभग उनके आर्म्स एम्यूनेशन के सप्लाई में हमने 90% के ज्यादा कटौती करने में सफलता ली। उनके वित्त पोषण करने वाले लोगों पर एनआईए और ईडी का उपयोग कर हमने नकेल कसी। उनका जो अर्बन नक्सल का सपोर्ट था, लीगल सहायता का सपोर्ट था और मीडिया नैरेटिव घड़ने का जो वो काम करते थे, मैंने तो ऐसा कभी मेरे जीवन में मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मैं 12 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं। मारने वाले अपने आप को बेचारा कहते हैं। जो लोग मारते हैं वो अपने आप को बेचारा कहते हैं और यहां पेपर और पेन लेकर बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाते हैं। इस नैरेटिव के सामने
हम लड़े हैं, अदालतों में भी लड़े हैं और मीडिया की लड़ाई भी लड़े हैं। हमने सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स थे उन पर लक्षित कर कार्रवाई की, तो 18 से ज्यादा सेंट्रल कमेटी के मेंबर 19 अगस्त से लेकर आज तक न्यूट्रलाइज किए गए। सुरक्षा वैक्यूम को हमने भरने का काम किया, क्योंकि वहां रोड रास्ते नहीं थे, और टारगेटेड ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल, इस प्रकार के ऑपरेशन किए गए। और डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा चारों की संयुक्त ट्रेनिंग की भी हमने शुरुआत की, और चारों दल साथ में मिलकर अभियान करते हैं, और उसका चेन ऑफ कमांड भी अब स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राज्य पुलिस और स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस दोनों साथ में बैठकर अभियान कर रहे हैं। एकीकृत प्रशिक्षण से हमारी सफलता में बहुत बड़ा अंतर आ गया। इसके साथ साथ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किए गए, लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध कराया गया, मोबाइल फोन की गतिविधियों को भी राज्य पुलिस को उपलब्ध कराएगा, साइंटिफिक कॉल लॉग्स एनालिसिस के सॉफ्टवेयर बने, और सोशल मीडिया एनालिसिस से भी उनके छुपे हुए सपोर्टर को ढूंढने का काम दोनों जगह पे, राज्य में और सेंटर में हुआ। और इसके द्वारा अभियान में न केवल तेजी आई, सारे अभियान सफल हुए, परिणाम लक्षी हुए। मैं आंकड़ों में बाद में जाता हूं, मगर 2019 के बाद हमने राज्यों के क्षमता निर्माण पर भी बहुत थ्रस्ट दिया। एसआरई और एसआईएस योजना के तहत लगभग 3331 करोड़ रुपया जारी किया गया, जो लगभग 155% की वृद्धि दर्शाता है। और उसके माध्यम से फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बहुत बढ़ाए गए, लगभग 1741 करोड़ रुपया इसके पीछे खर्च हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च हुआ। पिछले 6 साल में, सिर्फ 6 साल में 336 नए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप बनाकर सुरक्षा के वैक्यूम को भरने का काम कर दिया गया। और ये सबसे बड़ी बात थी जिसके कारण सफलता मिली। उनके गतिविधि के क्षेत्र में हर जगह आज भारत सरकार और राज्य सरकार की पुलिस कैंप में बैठकर सुरक्षित हमारे नागरिकों का रक्षा की व्यवस्था कर रही है। और बलों के अस्पतालों के लिए भी बहुत बड़ा खर्चा किया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? 4 से 14 में, आगे का तो आंकड़ा बहुत बड़ा है, मैं इसके इतिहास में जाना नहीं चाहता, मगर जैसा मैंने कहा कि पार्टी की विचारधारा, पार्टियां और पार्टी की सरकारों का अभ्यास करना है परफॉर्मेंस का, तो तुलनात्मक ही हो सकता है। तो 10 साल सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार के और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के, इसका एक तुलनात्मक अभ्यास मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुरक्षा बलों की मृत्यु 4 से 14 में, इसमें 73% की कमी आई है मित्रों, 73%। और नागरिकों की मृत्यु में 74% की कमी आई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कई बार कहते हैं कि इस प्रकार की लड़ाई में कौन सी पार्टी की सरकार है इसका कोई महत्व नहीं है, मगर मेरा अनुभव कुछ और कहता है।
19 से मैं गृह मंत्री बना, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में अभियान चल रहे थे। झारखंड में अच्छा चला, बिहार लगभग मुक्त गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना मुक्त हो गया, महाराष्ट्र मुक्त होने की कगार पर है, मगर छत्तीसगढ़ में हमें सफलता नहीं मिलती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। फौरी तौर पर तो कोऑपरेशन मिलता था, परंतु जो इनिशिएटिव संयुक्त अभियानों के लिए लेना चाहिए, वहां पैर कच्चे पड़ जाते थे। खैर, मैं कोई ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, परंतु 2024 में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2024 में अपने इतिहास के साल के इतिहास के सबसे ज्यादा 270 नक्सली को न्यूट्रलाइज करने का काम एक साल के अंदर किया गया। और ये जो वामपंथी भाई नक्सलियों के बचाव में खड़े होते हैं, हमारे लोग हैं, क्यों मारना चाहिए? हम नहीं मारना चाहते। 290 मारे गए क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे। 290 के सामने 1090 गिरफ्तार किए हैं। जहां गिरफ्तारी संभव थी वहां हमने गिरफ्तार भी किए हैं, और वो आज कानून की कोर्ट में। और उसके साथ 1090 के साथ 881 सरेंडर कर दिए। ये बताता है कि सरकार का अप्रोच क्या है। सरकार का अप्रोच यह है कि हम पूरा प्रयास करते हैं नक्सली को अरेस्ट करने का, सरेंडर कराने का, मौका भी देते हैं, एक अच्छी सरेंडर पॉलिसी भी लेकर आए हैं, मगर जब आप हाथ में हथियार लेकर भारत के निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए निकलते हो, तब सुरक्षा बलों के पास और कोई चारा नहीं होता। गोली का जवाब गोली से ही देना होता है। और 2025 दूसरा वर्ष छत्तीसगढ़ की सरकार बनने का, इसमें अब तक 2024 में पूरे वर्ष में 290 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए थे, और 2025 में आज की तिथि तक 270 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने का काम किया गया है। 680 ने गिरफ्तार किए गए हैं, और आत्मसमर्पण का आंकड़ा देखिए, 1225 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो दोनों वर्ष में जहां हमने अभियान तेज किया, वहां आत्मसमर्पण और अरेस्ट की संख्या न्यूट्रलाइज से कई गुना ज्यादा है। और ये आत्मसमर्पण जो ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो ही बताता है कि नक्सलियों का समय अब कम बचा है। उन्होंने एक बहुत विकट पहाड़ी पर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर अपना एक बहुत बड़ा कैंप बनाया था। सेना की बटालियन के पास हो इतने हथियार थे, 2 साल का राशन था, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां लगी थी, आईईडी बनाने की फैक्ट्रियां थी, और 5 दिन जवान चढ़कर जाएगा तब वहां पहुंच पाएगा, इतना कठिन ठिकाना था। ढेर सारी नदियां, तालाब वहां थे, और एक लगभग 50 बाय 50 किलोमीटर का लंबा बेस इन्होंने बनाया था। 23 मई 2025 को उनके ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन के अंदर उनके पूरे बेस को नष्ट कर दिया गया, और 27 हार्डकोर नक्सली मारे गए। बीजापुर में 24 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं, और इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ जो एक बचा खूचा था, वहां पर एक प्रकार से
इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम हुआ। जो नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए उसमें जोनल कमेटी मेंबर 1, सब जोनल कमेटी मेंबर 5, स्टेट कमेटी मेंबर 2, डिविजनल कमेटी मेंबर 31 और एरिया कमेटी के मेंबर 59 ये 2024 के साल में न्यूट्रलाइज किए गए और अब सूची वांटेड से ज्यादा बचे हुए की कम हो गई है। ये स्थिति आज हमारी आई है। 2014 में एक प्रकार से ये समस्या के सामने लड़ने के लिए फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाना पड़ता है। समस्या जब से शुरू हुई 1960 से लेकर 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे, 66। और नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल में नए 66 तो रहे, नए 576 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाने का काम है। 14 में 126 नक्सलाइट जिले थे और अब 124 में से 18 नक्सलाइट जिले ही बचे हैं। ये बताता है कि कितना एरिया इनका सिकुड़ गया है। मोस्ट इफेक्टेड जिले एक अलग कैटेगरी होता है, वो 36 थे, अब कम होकर 6 बचे हैं। और पुलिस स्टेशन लगभग 330 पुलिस स्टेशन थे, अब वो 151 रहे हैं, परंतु 151 में भी 41 नए बने पुलिस स्टेशन हैं। जो नए बनाए गए इसलिए नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन बढ़ा है। वो 41 निकल जाए तो 303 में से 100 पुलिस स्टेशन बचे हैं। और पिछले 6 सालों में 336 सुरक्षा कैंप बनाए गए और नाइट लैंडिंग के लिए 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड लगाए गए हैं। भारत सरकार के मंत्रियों के लिए भी, मुझे भी रात को कहीं नाइट लैंडिंग करना है तो हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है, मगर हमारे सीआरपीएफ के जवान के लिए हमने 76 नाइट लैंडिंग हेलीकॉप्टर बनाए। मित्रों, नक्सलियों की आय कम करने के लिए एनआईए, ईडी और राज्य सरकारों ने करोड़ों रुपयों की संपत्ति को जब्त किया है, खाते सीज किए हैं। और राज्य सरकार के समन्वय के लिए भी लगातार मेरे स्तर पर 12 बैठकें हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ। छत्तीसगढ़ अकेले राज्य में 8 बैठकें हुई है। मित्रों, ये बताता है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए बहुत लुक्रेटिव पैकेज छत्तीसगढ़ सरकार लाई है। उच्च रैंक के कैडरों के लिए 5 लाख रुपया, मध्यम और निचली कैडरों के लिए 2.5 लाख और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपया हम उनको देते हैं। और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में विकास के लिए भी ढेर सारे काम किए गए, क्योंकि एक दलील ऐसी थी कि वामपंथी उग्रवाद का जन्म का कारण विकास का असंतुलन था। शुरू में मैं भी ये वामपंथी मित्रों की दलील को आंशिक रूप से स्वीकार करता था, परंतु मैंने डिटेल स्टडी किया है। जिन पत्रकार मित्रों को इसमें डिटेल में जाने का इच्छा है वो जरूर मेरे मंत्रालय का, मेरी ऑफिस का संपर्क करें। जब वामपंथी उग्रवाद शुरू हुआ तब वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के बाहर, मतलब पशुपति टू
तिरुपति कॉरिडोर के बाहर 56 जिले ऐसे थे जो वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र से बहुत ज्यादा पिछड़े थे विकास की दृष्टि से। वहां क्यों नहीं हुआ भाई नक्सलवाद? वहां क्यों खड़ा नहीं हुआ? दुनिया भर में जहां जहां वामपंथी विचारधारा पनपी, वामपंथी विचारधारा और हिंसा का चोली दामन का रिश्ता रहा है, यही जड़ है नक्सलवाद। अगर किसी विचारधारा के अंदर हिंसा को वर्ज्य ही नहीं मानते हैं, हिंसा को बुरा नहीं मानते हैं, तो किस प्रकार से देश चल सकता है भैया? और मैं आज बहुत कठोरता के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं वामपंथी उग्रवाद का मूल कारण विकास है, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। हमारे संविधान में हर प्रकार की व्यवस्था है। ट्राइबल कल्याण के लिए विशेष आर्टिकल्स बनाए गए हैं। इसकी जिम्मेदारी सीधी राष्ट्रपति महोदया और राज्यपालों को दी गई है। इनके लिए बजटरी प्रोविजन का प्रावधान है। इनके विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं। हम सबको मालूम है कि लंबी गुलामी के बाद हम आजाद हुए थे, संसाधन की कमी थी, एक साथ पूरे देश का विकास नहीं हो सकता, कुछ हिस्से पिछड़ गए थे। मगर अब ये सवाल नहीं है। 60 करोड़ गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी अनेक योजना लेकर आए हैं। घर दिया, शौचालय दिया, घर में बिजली दिया, शुद्ध पीने का पानी दिया, 5 किलो अनाज दिया, 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया, घर में गैस दे दिया। एक कौन नक्सलवादी क्षेत्र में ये सारी सुविधाओं को कौन नहीं पहुंचने देता? मैं आज वामपंथी बुद्धिजीवी मित्रों को जो समर्थन करते हैं मूवमेंट का, उनको सीधा सवाल पूछना। आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, सुकमा में अगर स्कूल नहीं पहुंची है, कौन दोषी है? अटल जी के समय हर सर्व शिक्षा अभियान चला था। मोदी जी ने इसको पुख्ता किया। क्यों वहां स्कूल नहीं पहुंची? आप रोक कर बैठे थे, हथियार लेकर बैठ गए थे। देश भर में रोड की नेटवर्क बनी, वामपंथी क्षेत्र में क्यों नहीं बनी? क्योंकि आपने रोड के कॉन्ट्रैक्टरों की हत्या कर दी। देश भर में 5 किलो चावल मिलता है, वामपंथी क्षेत्र में वो चावल क्यों नहीं बना? उनका रेशन कार्ड क्यों नहीं बना? क्योंकि आप रोक कर बैठे थे। आप आदिवासियों का विकास नहीं चाहते हो भाई। आपके मन में इनकी चिंता नहीं है। आपके मन में चिंता है दुनिया भर में रिजेक्ट होती आपकी आइडियोलॉजी को वहां पर जिंदा रखने की चिंता है। और इसलिए ये जो अपप्रचार हो रहा है, ये अपप्रचार को हमें समझना होगा। मैं आज जो लोग आर्टिकल लिख कर मूवमेंट का, हथियारी मूवमेंट का समर्थन कर रहे हैं, उनको पूछना चाहता हूं, किसी भी हथियारी मूवमेंट का समर्थन संविधान के 4 कॉर्नर में जीते सभ्य समाज के लिए कैसे कर सकते हैं? देश में आप वैक्यूम खड़ा करना चाहते हैं, स्टेट का वैक्यूम, गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान का वैक्यूम और सिक्योरिटी का वैक्यूम। एक भ्रांति फैला रखी है कि हथियार हाथ में इसलिए लिए हैं कि वहां विकास नहीं होता। मैं अब तो ये कहना चाहता हूं, पहले भी कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां विकास नहीं हुआ था। किसी ने हथियार लोकतांत्रिक तरीके से तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, संसद के माध्यम से विकास किया। मगर अब तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वहां विकास नहीं पहुंचा है, इसका एकमात्र कारण ये वामपंथी विचारधारा है और कुछ नहीं। और विश्व के भी कई उदाहरण हैं, कोलंबिया, पेरू, कंबोडिया, जहां हिंसा के सहारे आइडियोलॉजी को फैलाया गया। भारत में ये अब संभव नहीं है। यहां पर नो न्यूसेंस वाली
नरेंद्र मोदी सरकार है, ये हो नहीं सकता। इन्होंने इसके फैलाने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई। पहला निशाना उन्होंने संविधान और न्याय व्यवस्था को बनाया और संवैधानिक वैक्यूम खड़ा किया। दूसरा, उन्होंने स्टेट की कल्पना को निशाना बनाया और स्टेट का वैक्यूम खड़ा किया। जो कुछ भी इनके साथ जुड़े नहीं, वो ट्राइबल को स्टेट का इन्फॉर्मर बनाकर जनता ना अदालत में फांसी की घोषणा कर दी। मैं आज इनका समर्थन करने वाले सभी एनजीओ को और बुद्धिजीवियों को पूछना चाहता हूं, भारत के संविधान के तहत किसी आइडियोलॉजी के अनुयायियों की जनता ना सरकार और जनता अदालत, इसको क्या आप स्वीकार करते हैं? शार्प क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए जो इसका समर्थन करते हैं। क्या आपको भारत की अदालतों पर विश्वास नहीं है? चुनकर आई हुई सरकारों पर विश्वास नहीं है? इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बनाई। इनका रक्षा मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है। किस प्रकार से इसका समर्थन किया जा सकता है? मैं तो जो लोग लिखते हैं उनको भी कहना चाहता हूं, भैया देश के कल्याण के लिए अपनी आइडियोलॉजी से थोड़ा ऊपर उठ जाओ और अब बस करो, बहुत हो गया। इस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बुनियादी सेवाएं, इनकी भूख, इसको आपने ये प्रॉब्लमों को रिजॉल्व ही नहीं दिए और ढेर सारे बड़े बड़े कांड, लगभग जहानाबाद में 1000 नक्सलियों ने 13 नवंबर 2006 को 7 घंटे जहानाबाद को अपने कब्जे में रखा था। कौन जस्टिफाइड कर सकता है? किसके सामने लड़ रहे हो? देश स्वतंत्र हो चुका। 2006 में हमारी सरकार नहीं थी, मगर तब भी हम इसका खंडन करते थे, क्योंकि सवाल ये राजनीतिक दलों का नहीं है, सरकारों का नहीं है, ये सवाल देश का है। और मित्रों, ये जो गवर्नेंस का वैक्यूम बनाया, इसके कारण ही वहां पर विकास नहीं पहुंचा है, साक्षरता नहीं पहुंची है, इनकी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, इनके खिलाफ सरकार लड़ नहीं सकती है। ये सारी समस्याओं का निवारण तभी है जब सभी लोग हैं। अभी एक भ्रांति फैलाने के लिए पत्र लिख कर दिया गया कि अब तक जो हुआ वो गलती हो गई है, अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं। कोई सीज फायर नहीं होगा। और मेरे वाक्य को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है। हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी। और जैसे ही पत्र आए, सब लोग कूद पड़े। हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कराया। ये सारी वामपंथी पार्टियां अब तक ये वामपंथी हिंसा से कन्नी काटती थी सार्वजनिक रूप से, मगर जैसे ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ, उनकी सारी छद्म सिंपैथी एक्सपोज हो गई। उन्होंने पत्र लिखा, प्रेस नोट दिया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तुरंत बंद कर दिया जाए। वामपंथी राजनीतिक रजिस्टर्ड दलों ने प्रेस नोट दिया, सीपीआई और सीपीआईएम ने दिया है। क्यों भाई? क्यों बचाना है उनको? और कब तक गरीब लोगों पर अभी इसके पहले आपने देखा, विजय भाई मेरे घर पर पीड़ितों को लेकर आ रहे थे, पूरी रात सो न पाए ऐसी स्थिति हो गई थी। किसी बच्ची का पैर उड़ गया, किसी किसान का पैर उड़ गया, किसी का माँ बाप दोनों मर गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वो भी तो ट्राइबल है। और उनके ह्यूमन राइट के लिए क्यों एनजीओ आगे नहीं आते हैं? ये आर्टिकल बड़े बड़े लिखकर हमें एडवाइस देने वाले सारे लोग, वो विक्टिम ट्राइबल के लिए कभी एक आर्टिकल लिखा है क्या? वो मानवीय नहीं है, वो भारत का नागरिक नहीं है, वो ट्राइबल नहीं है। इसकी चिंता क्यों नहीं होती है? आपकी सिंपैथी और संवेदना इतनी सिलेक्टिव क्यों है?
मैं पूछना चाहता हूं सारे लोगों को कि आपकी सिंपैथी क्यों सिलेक्टिव है, ये विक्टिमों के प्रति क्यों नहीं है। और मित्रों, मैं विकास का भी बात करना चाहता हूं। लगभग 2014 से 24 में ये जवाब है उन लोगों को जो कह रहे हैं विकास के कारण वामपंथी उग्रवाद चालू हुआ था। वामपंथी उग्रवाद विकास के कारण चालू नहीं हुआ था, वामपंथी उग्रवाद के कारण विकास रुका था। अब 2014 से 25 तक 12,000 किलोमीटर सड़कें वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में हमने बनाने का काम किया। 12,000 किलोमीटर और 17,500 किलोमीटर की सड़कों के लिए बजट की स्वीकृति की। 6300 करोड़ से 5,000 मोबाइल टावर लगाए गए। इनका अधिकार है या नहीं दूरसंचार की क्रांति पर? 5,000 टावर लगाए। इसके साथ साथ 1,007 बैंक की ब्रांचें खोली गई, 937 एटीएम लगाए गए हैं, 37,850 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बनाए गए हैं जो मोदी जी की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाते हैं, और 5899 डाकघर खोले गए हैं, 850 स्कूल्स खोली गई है और 186 अच्छे स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार नियत नीला नार ये अभियान के तहत आयुष्मान भारत कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, वोटिंग कार्ड बनाना, स्कूल बनाना, राशन की दुकान स्वीकृत करना, आंगनवाड़ी स्वीकृत करना, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना, हाई मास्क लाइटें लगाना, ये सब काम में लगी हैं। और मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी फाइनल हो गई थी, फिर हमारा छत्तीसगढ़ में फाइनल अभियान चालू हुआ। ढेर सारे लोग सरेंडर हुए, नए गांव मुक्त हो गए नक्सलवाद से। वहां से मैं विजिट के लिए गया था। जाते जाते विजय भाई ने मुझे एयरपोर्ट पर एक कागज पकड़ा दिया कि अगर 15,000 प्रधानमंत्री आवास अप्रूव हो जाते हैं तो हम सारे नक्सल क्षेत्र में आदिवासियों को पक्का घर दे सकते हैं। मुझे बड़ा, मैं उनको तुरंत प्रॉमिस कर नहीं आया था। मुझे लगता था कि बजट हो गया, सब आवंटन हो गया। जैसे ही प्रधानमंत्री जी को बात किया, एक क्षण के अंदर 15,000 आवास इन्होंने अप्रूव कर दिए। ये संवेदना होती है। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि हथियारी नक्सलवाद 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगा। मगर इस सभागार में और देश भर में जो लोग भारत को प्यार करते हैं, भारत के संविधान को प्यार करते हैं, हमारी न्यायिक विश्वास व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्वीकारते हैं, वो सभी लोगों को मेरा अपील है कि यहां से खत्म नहीं होगा। विकास के कारण हुआ नहीं था, सिर्फ विकास से खत्म नहीं होगा। सभी को आइडेंटिफाई कर हमने एक्सपोज करना चाहिए। कुछ कठोर सवाल उनको भी पूछने चाहिए। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति होनी ही चाहिए, इसकी आजादी भी होनी चाहिए। मगर मैं आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को अपील करने आया हूं। आपके पास भी अपील है, आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप भी उनको जरा सवाल पूछिए कि ये जो मारे गए वो आदिवासियों के लिए आपके मन में क्या पड़ा है। इतना पूछते ही वो लोगों का सच्चा परिचय हमारे सामने आ जाएगा। मित्रों, मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई हम जीतेंगे और देश का 12% भूभाग और आज की आबादी से के हिसाब से 17 करोड़ की आबादी ये वर्षों पुरानी समस्या से मुक्त होने जा रही है। हम सब के लिए आनंद का विषय है। हम सब मिलकर, सभी एनजीओ का भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ये आदिवासी क्षेत्रों में जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है वो सब करें उनके विकास के लिए। बहुत लंबे 4 दशक का दंश इन्होंने झेला है। सरकार, समाज, स्वयंसेवी संस्थाएं,
सारे लोग इस क्षेत्र को अपने कंसंट्रेशन का क्षेत्र बनाए, पूर्ण विकसित बनाए और उनको भी भारत के हर नागरिक की तरह विश्व में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे। यही मेरी आप सभी से अभ्यर्थना है। वंदे मातरम। अगर आपने पूरी वीडियो सुन लिया है तो इसमें आप क्या समझ पाए हैं, आप हमारे चैनल पर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ आप कमेंट करें। आप जो कहेंगे वही सत्य होगा और वही चीज़ें जानी जाएगी। नमस्कार, आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।